जय हिंद साथियों। तो नवंबर में आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की, उन सभी शिफ्ट के आधार पर साथियों आपके लिए जो पेपर तैयार किया गया है वो दिसंबर का जो आपका साथियों फेज, यानी कि दिसंबर में आपकी जितनी परीक्षाएं होंगी, मैं कहूंगा लगभग साथियों अगर फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा है किसी भी डेट में किसी भी शिफ्ट में, तो आज की इस वीडियो को साथियों देखकर जरूर जाइएगा। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से नवंबर में जितनी शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्ट के आधार पर जैसे क्वेश्चन आए वैसे ही साथियों दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आएंगे। तो अगर आपका साथियों दिसंबर की फर्स्ट वीक में साथियों मैं कहूंगा अगर आपका पेपर है, तो आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो ये बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में साथियों सबसे पहले मैंने साइंस के बहुत ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत टॉप लेवल के, जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग है साथियों, और मैथ्स है, और उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर भी आप लोग देखेंगे। चलिए तो साथियों बहुत तेजी के साथ इन सवालों को मैं दिखाऊंगा आपके सामने, और मैं कहूंगा आज की इस वीडियो से साथियों आप 20 नंबर गेन कर सकते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो कह रहे हैं कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से, और ये भी चेक करिएगा कि इतने सवालों में से आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? मैं कहूंगा ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी कि जलयान पानी पर तैरता रहता है। ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपका जवाब डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी साथियों कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए साथियों? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, जो पौधे होते हैं ना, ये अपने पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त कर लेते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, घाव का अध्ययन यानी कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ साथियों, जैसे कि ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये त्वचा का अध्ययन को कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। और कैलोलॉजी की अगर बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है सौंदर्य के अध्ययन को, जो मनुष्य का सौंदर्य होता है इसके अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं ट्रोमेटोलॉजी की तो ये साथियों घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मैस्टिकेशन क्या शब्द है? एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा, मैस्टिकेशन पूछा जाएगा, ये क्या है? चबाने के कार्य को कहते हैं, पचाने के कार्य को, निगलने के कार्य को, नष्ट करने के कार्य को। तो मैं कहूंगा चबाने के कार्य को कहा जाता है साथियों मैस्टिकेशन। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, रक्त की अगर बात करें तो क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है या उदासीन होता है? देखिए रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है, यानी कि जो चीजें जो अम्लीय चीजें नहीं है वो रक्त साथी उनको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसमें अम्ल होता है, एसिड होता है, तो ये क्षारीय इसको साथियों माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह के सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही की अगर बात करें तो सर्वग्राही की अगर बात करें तो ए बी हो जाएगा। सर्वदाता की अगर बात करें तो साथियों ओ होता है। ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर साथियों क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके ऊर्जा का सिक्का यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है साथियों? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों एटीपी की अगर बात करें तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो ये तो साथियों अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? अग्न्याशय ही होती है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अच्छा, यहाँ पर इंसुलिन शब्द आया है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई तो कब की गई, अगर आपसे पूछे तो 1921 बताना है। और किसके द्वारा की गई तो दो लोग आप लोग याद रखेंगे, एक तो साथियों फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन दोनों के द्वारा साथियों इंसुलिन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, घर के बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो कितना प्रतिशत साथियों? मैं कहूंगा 7% किया गया है। 7% इस सवाल का जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो किस विटामिन की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों विटामिन सी की अगर बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, आंवला, इन सब में साथियों विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम मात्रा में तो स्कर्वी रोग साथियों हो जाते हैं, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, मैं कहूंगा साथियों 99%। कितना प्रतिशत, 99% कैल्शियम का हिस्सा जो होता है ये हमारी हड्डियों में और दांतों में संग्रहित होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है। तो विटामिन B12 की अगर बात करते हैं साथियों तो कोबालामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोबालामिन कहा जाता है। देखिए थायमिन की अगर बात करें तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, ठीक है ना। और पायरिडॉक्सिन की अगर बात करें तो साथियों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और नियासिन की अगर बात करें तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पायरिया इनमें से किसका रोग है। तो पायरिया तो साथियों मसूड़ में हो जाता है ना, कहाँ हो जाता है, मसूड़ों में हो जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगर मसूड़े मजबूत नहीं है तो उसमें से खून वगैरह आने लगता है, इसी को साथियों पायरिया कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग जो होता है ना साथियों, इसमें मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो साथियों प्रभावित होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से, मैं कहूंगा विटामिन डी की कमी से साथियों रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एक एजेंट जिम्मेदार होता है। तो ये साथियों जीवाणु की वजह से होता है। जो गायों में भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाया जाता है, फैल जाता है, ये साथियों जीवाणु की यानी कि बैक्टीरियाज की वजह से साथियों फैलता है। उसके बाद देखिए एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो आज की इन सवालों को साथियों देखिएगा और अपने पेपर को साथियों आप लोग बहुत आराम से क्रैक करिएगा। इसलिए आप पूरे भरोसे के साथ इन सवालों को देखिए। मैं कहूंगा यहाँ से इतना कंटेंट फंसेगा कि आप साथियों पेपर पास कर लो। अगर आपका पेपर किसी वजह से रुक रहा होगा तो आप इस क्लास को देखकर उस पेपर को साथियों क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की अगर बात करें तो साथियों लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा लुईस पाश्चर की अगर बात करें तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपसे पूछा जाता है सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीविका का जैविकी का पिता साथियों लुईस पाश्चर को ही कहा जाता है। चलिए अच्छा एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक का टीकेकरण, क्या साथियों चेचक के टीकेकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों पोलियो के टीके की भी आपसे पूछी जाती है। तो जोनास सॉल्व की अगर बात करें इनके द्वारा साथियों पोलियो की टीके की खोज की गई थी। सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग है। तो मलेरिया से तो साथियों तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो किसकी बात चल रही है, यूट्रिकुलेरिया की बात चल रही है। ये वो पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है साथियों, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक साथियों कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये यूपी के लखनऊ में स्थापित किया गया था। आंसर आपका ए होगा। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी साथियों 1932 में की गई थी। आंसर आपका ए होगा। साथियों अगर आप अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए 3 पीडीएफ साथियों तैयार की गई हैं। इन पीडीएफ की अगर बात करें साथियों, पहली पीडीएफ जो आपको दी जाएगी इसमें ग्रुप डी के 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। जैसे आपके शिफ्ट जो हो रही है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों रीजनिंग के, मैथ्स के और साइंस के, वैसे साथियों 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। और मैं कहूंगा अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो ये 10 मॉडल पेपर आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ेंगे। उसके अलावा साथियों आपको पता होगा कि ग्रुप डी की जो शिफ्ट हो रही है उसमें लगभग 40% साथियों क्वेश्चन जो है ना वो सेम टू सेम पिछले पेपर में से उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं दूसरी पीडीएफ में। तीसरी पीडीएफ आपको साथियों करंट अफेयर की दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर के लगभग 20 सवाल साथियों आ रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम में। तो ये करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप जरूर देखिएगा। मैं कहूंगा साथियों अगर आपके एग्जाम में कुछ समय बाकी हो तो इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लीजिएगा।
साथियों मेरा मानना है कि लगभग 70% कंटेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लगभग 40% यहाँ से और साथियों 25 से 30% कंटेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप डी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो वो सारी पीडीएफ आपको वही व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व साथियों न्यूनतम होता है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा गैसीय अवस्था की अगर बात करें तो इसका घनत्व जो होता है साथियों न्यूनतम होता है ठोस द्रव के मुकाबले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, यानी कि फलों को अगर जल्दी पकाना होता है तो किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, मैं कहूंगा एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में मैं कह सकता हूं एसिटिक एसिड प्रयोग किया जाता है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं साथियों। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो ये कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दहन के लिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम सातु मैं कहूंगा एम फैराडे के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा सातु, एम फैराडे के द्वारा ही इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए थे। कह रहे इनमें से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मैं कहूंगा अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो आवृत्ति होती है ना साथियों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ये इसके तारत्व को तय करती है। राइट आंसर आपका सी जाएगा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। तो मनुष्य द्वारा शब्द श्रव्य की अगर बात करें साथियों 100 हर्ट्ज की होती है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग की दिखाई देती है। तो किस रंग की साथियों, काले रंग की दिखाई देती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक के साथ क्या होता है। हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, उसमें अप्रभावित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। मैं कहूंगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने के स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है। वो गेंद कहां पर साथियों गिरेगी। वो गेंद की अगर बात करें यात्री के हाथों में गिरेगी, यात्री के सामने गिरेगी, यात्री के पीछे गिरेगी, या वो रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। मैं कहूंगा यात्री के हाथों में ही गिरेगी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का यूनिट साथियों वॉट होता है। अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट किसका यूनिट है, तो वोल्ट की अगर बात करें साथियों विद्युत विभव का भी है और विभवांतर का भी है। और कैंडेला की अगर बात करें तो ये ज्योति तीव्रता का है ना। उसके अलावा अगर बिजली की बात करें या बिजली के करंट या साथियों बात करते हैं विद्युत धारा की, किसकी, विद्युत धारा की बात करें तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए पास्कल इकाई है, तो ये तो साथियों दाब की इकाई है। पास्कल जो है ना ये दाब की इकाई है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रही है माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों क्या आपका जवाब हो सकता है, मैं कहूंगा रासायनिक ऊर्जा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बिल्कुल सही। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, समान नहीं होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है ना। मैं कहूंगा साथियों आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि साथियों अन्य से भिन्न है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये सदिश राशि है, ठीक है ना। उसके अलावा ये भी सदिश राशि है। बल की अगर बात करें तो ये साथियों एक है ना। ये साथियों देखिए ये अदिश राशि, सॉरी मेरे मुंह से सदिश शायद निकल गया। ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है और ये भी अदिश राशि है। लेकिन बल की अगर बात करें, बल है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सारे के सारे साथियों सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये सदिश राशि हो जाएगी।
है ना। चलिए, तो सबसे अलग जो होगी वो कौन सी होगी, वो ऑप्शन नंबर सी वाली होगी। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक साथियों मुझे बताइए क्या है, बताइए। देखिए शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की जो दर होती है इसको ही सातों शक्ति कहा जाता है। क्या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो जूल बटे सेकंड हो जाएगा। जूल बटे सेकंड आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों आपके सामने करंट अफेयर के यहाँ पर सवाल स्टार्ट है। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को और साथियों मैथ्स के क्वेश्चन को। कह रहे कि किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है साथियों, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आपको याद रखना है। अगला देखिए कौन तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, तो पता साथियों कौन करेगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो अपना देश भारत करेगा साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है, तो किस देश की बात चल रही है, मैं कहूंगा थाईलैंड की बात चल रही है। थाईलैंड देश में, है ना, संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो महाराष्ट्र में किया है, महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो किसको सातों अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है, तो वरुण अभ्यास का आयोजन जो साथियों किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए, फ्रांस देश के साथ किया है भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास का आयोजन। उसके बाद देखिए कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है, तो कहां पर किया गया है साथियों, पंजाब राज्य में किया गया है। पंजाब आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए करके किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो मालदीव साथियों आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये तो साथियों आपके करंट अफेयर के सवाल थे, और अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के इन चुनिंदा क्वेश्चंस को आप लोग साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये आपके जैसे 30 सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं ना रीजनिंग के, वैसे साथियों सवाल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 है, उसके बाद सातों 13 है, उसके बाद यहाँ पर 25 है, उसके बाद 43 है, अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद 97 ही आना चाहिए। तो अगर बात करते हैं सातों इसकी, देखिए 7 से यहाँ पर 13 हुआ है, तो मुझे लग रहा है 6 बड़ा, बिल्कुल। 13 से 25 हुआ, यहाँ पर सातों 12 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है 8, और एक 18 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए तो 6 का पहाड़ा नहीं लग रहा, 6 का टेबल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 24 आ जाएगा, और यहाँ पर सातों 30 आ जाना चाहिए। तो 43 और 24 साथियों कितने होते हैं, मैं कह सकता हूँ 67 होते हैं, 67 होते हैं। अच्छा, अगर 67 में साथियों आप 30 जोड़ लेते हैं तो आपका ये 97 आ जाएगा, तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है और बिल्कुल 97 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 67 ही आएगा। और 67 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर देखिए देखते ही मुझे एक चीज यहाँ पर समझ में आई। देखिए सबसे पहला अगर आपको ऐसा सवाल है तो आप क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला मैटर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, लेकिन इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सवाल इस पर ही आधारित हो। तो आंसर ऐसे लगा के साथों आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद एक शानदार सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि KLMNO, ऐसे 2 सवाल आ रहे हैं साथियों डिक्टो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 2 सवाल करेंगे। KLMNO PQ और R एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीट करके बैठे, मेज की ओर पीट करके बैठे हैं, है ना, केंद्र की ओर मुंह करके इस बार साथियों नहीं बैठे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो 8 लोग के बैठने की जगह यहाँ पर साथियों हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे।
चलिए, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इसको देख लेते हैं साथियों। आर एम के, मान लीजिए एम को कहां पर बनाते हैं, एम को आप कहीं पर बना लीजिए, एम को यहां पर बना लीजिए। अब सबका मुंह किस तरफ है, बाहर की तरफ है, इस तरफ बाहर की तरफ है। सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ साथियों, है ही नहीं किसी का मुंह। तो कह रहे कि एम के बाएं, तो अब एम का बायां क्या हो जाएगा, एम का बायां इधर हो जाएगा ये। तो एम के बाएं और ठीक बगल में आर बैठा है, तो आर हमने यहाँ पर साथियों बैठा दिया, यानी कि जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम की बात चल रही है, एम जो है ना, ये एम ये पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी को यहां पर बैठाना चाहिए क्योंकि पी का बायां ये होगा। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एम है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, कह रही कि पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर के है, तो पी ये है, पी के दाईं ओर, दायां किधर बनेगा, इधर 1 2 3 4, यानी कि के आपका सातु यहां पर आ जाएगा। कहने के ठीक है, इतना भी हो गया है। उसके बाद देखिए, कहने के एल और एन के बीच में क्यू है, तो एल और एन के बीच में साथियों के है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर जो, ये आर जो है ना, एल के दाईं ओर, एल को हम कहां पर बनाए साथियों, एल की अगर बात करें, एल को अगर हम यहां पर बना दें, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर है, बिल्कुल एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर है। अब यहाँ पर एक चीज कह रहे थे कि एल और एन के बीच में क्यू बैठा है, तो एल यहाँ पर बैठ गया, क्यू यहाँ पर बैठ जाए, सॉरी एन यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि एल और एन के बीच में क्यू है, तो एल और एन के बीच में क्यू हमने बना दिया। अब एक बचा है, कौन बाकी है साथियों, ओ बाकी है, तो ओ हमने यहाँ पर बना दिया। कहने के एम और पी के बीच में कौन बैठा है, तो एम कहां पर है, एम कहां पर है, एम और पी के बीच में साथियों कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो ओ आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सवाल को कह रहे कि ए का अर्थ क्या है साथियों, प्लस। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ए की अगर बात करें, ए का मतलब प्लस है ना। और बी का अर्थ क्या है साथियों, बी का अर्थ यहाँ पर माइनस होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बी का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। में आपको बता देता हूँ सी का अर्थ क्या है। सी की अगर बात करें, सी का मतलब गुणा है, और डी की अगर बात करें, डी का मतलब डिवाइड है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 50A 19B ब्रैकेट में 36D 2, और फिर ब्रैकेट के बाहर C3A और उसके बाद साथियों 15A, और ब्रैकेट के अंदर 10D और 5। इसको सॉल्व करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले जो नंबर है ना उसको लिख लीजिए साथियों आप लोग, है ना। ये आज इसके 50 लिख लिया, ए को छोड़ दिया, बी लिख लिया, 19 लिख लिया, बी को छोड़ दिया, और साथियों उसके बाद 36 और आपने 2 लिख लिया। उसके बाद साथियों 3 लिख लिया, 15 लिख लिया, उसके बाद साथियों 10 और 5 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला काम जो करना है, जैसे कि ये ए लिखा, ए का मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बी का मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डी का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा, सी का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा, ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ए का मतलब फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, डी का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, अगर इस ब्रैकेट की अगर हम लोग बात करें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस आ गया। ये क्या है, ये 15 है ना, अच्छा ठीक है, 15 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 से 36 को करो तो कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 की अगर 18 तियां कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 54 आ जाएगा, माइनस 50 और 19 कितना होता है, तो 60 और साथियों 69 हो जाएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है। 69 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस आपका 15 प्लस 2 आपका ये 17 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 32 यहाँ पर आपका आ जाएगा। और 32 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच। यानी कि यहाँ पर जो संबंध है, यानी कि जैसे 64 से 51 बना है, 51 से 38 बना है, यहाँ पर जो रूल है, जो लॉजिक है, वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से किस में लगा है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर हम यहाँ पर सातों 64, 51 और 38 की बात करें कि ये कैसे बना है, तो मेरी जितनी सोच है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 64 में हम कितना घटा दें साथियों, 64 में साथियों अगर हम यहाँ पर 3 और एक 13 घटा देते हैं तो 51 आ जाता है। 51 में कितने घटा दें, 51 में भी साथियों वही 13 अगर घटा दे तो यानी कि लगभग लगभग घटाने वाला सिस्टम कहाँ पर हुआ है, या 13 13 घटाने वाला सिस्टम कहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर तो एक तरीके से अगर बात करें तो 45 से 54, यानी कि ये आपका क्या बड़ा है, क्या है साथियों, ये बड़ा है। और यहाँ पर भी फिर बड़ा है, और सेम सेम भी नहीं बड़ा है। ऐसा होता है कि सेम सेम बढ़ जाता तो अब सोचते एक पल को, लेकिन नहीं,
तो यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर घटा है, तो बड़ा घटा भी नहीं होगा, घटा घटा होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं 52 और 46 की, तो 52 में से सातों अगर 46 घटे तो इसमें तो सातों कितना घट रहा है, -6 घटाया जा रहा है ना, -6 घटा। अच्छा, इसकी अगर बात करें, इसमें भी -6 घटा जा रहा है, तो इसमें तो एक पल को हम सोच सकते हैं कि भाई इसमें 13 घटाया गया और इसमें सी वाले में साथियों -6 घटाया गया। इसकी बात करें तो इसमें बढ़ाया गया और फिर बढ़ा गया, और सेम भी नंबर भी नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग नंबर बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा जो यहाँ पर है वो साथियों इस वाले ऑप्शन में आपके हैं। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ये आप लोग 52, 46, 40 जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि शब्दों के उस समूह का चयन करिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं मक्का चावल भोजन, मक्का चावल भोजन के लिए ये आरेख बनेगा, या एक तरीके से अगर बात करते हैं चमेली फूल अंडे के लिए साथों ये आरेख बनेगा। देखिए चमेली क्या होती है, चमेली का एक फूल ही तो होता, मान लीजिए ये चमेली हो गई और ये साथियों फूल हो गया, लेकिन अंडा एक अलग चीज है, ये अंडा हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो ये जो बना है ये साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले के लिए बना है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि चमेली एक प्रकार का फूल है, ये क्या है जब अंडा, अच्छा ये पिछला वाला साथियों आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने कि यहाँ से सवाल आपका स्टार्ट है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन संयुग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। ये आपको साथियों क्लियरली दिख रहा है, अगर क्लियरली दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये टी है, ये आपका पी है, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका क्यू है, और ये आपका साथियों एस है, ये यू है, और ये क्या है, ये आपका आर है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बस साथियों यहाँ पर बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग कर पाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि टी का विपरीत क्या होता, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टी का विपरीत की अगर बात करें तो एस हो जाएगा, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, एस, और एस का विपरीत टी हो जाएगा। क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू, क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू, और यू का विपरीत हो जाएगा क्यू। बचा क्या, आर, तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, और बचा ये पी, तो आर का विपरीत पी और पी का विपरीत आर। अब यहाँ पर देखिए एस आर का विपरीत थोड़ी ना है, एस आर का विपरीत नहीं है, इसका विपरीत टी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी प्रकार अगर बात करें पी और क्यू विपरीत है, पी और क्यू विपरीत नहीं है, पी और आर विपरीत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यू और यू विपरीत है, बिल्कुल साथियों क्यू और यू विपरीत है। देखिए यहाँ पर क्यू यू कहाँ गया, क्यू और यू विपरीत है, तो ये आपका सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का खींचे। भाई छलनी छानने के काम आती है, तो छानना कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला देखिए, आपसे एक नंबर सीरीज का सवाल आपको दिया गया है, 27 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद साथियों 42 है, और फिर 57 है, और फिर साथियों 77 है। तो अगला नंबर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर 27 में हम 32 पर ले जाएं तो मैं कहूंगा यहाँ पर 5 प्लस कर दीजिए, 32 से 42 पर अगर जाएं तो 10 प्लस कर दीजिए, 42 से 57 पर जाएं तो 15 प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर साथियों 20 प्लस कर दीजिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर 25 प्लस होगा, तो 77 और 25 कितना होता है, 102 होता है। 102 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल साथियों अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कह रहे हैं कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, जितना कहा जा रहा है उतना आप लोग करते जाइए। मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या कुछ ट्रॉली, ये ट्रॉली बैग हो जाएंगे, है ना। क्या हो गए साथियों, ये ट्रॉली बैग हो गए। ठीक है, ट्रॉली बैग क्या साथियों हो गए, कह रहे कि ट्रॉली बैग, कुछ ट्रॉली बैग, मान लेते हैं इतने ट्रॉली बैग, इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए साथियों, बैकपैक हो गए। ठीक है, इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए, बैकपैक हो गए। आपकी पूरी समझ में, इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ। कुछ बैकपैक सूटकेस हो गए, तो मान लेते हैं साथियों इतने क्या, इतने बैकपैक क्या हो गए, इतने बैकपैक आपके साथियों सूटकेस हो गए। यानी कि सभी सूटकेस जो है ना, यानी कि ये सारे के सारे सूटकेस क्या हैं, ये सारे के सूरे सूटकेस साथियों बैग है। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कम से कम कुछ बैकपैक, बैकपैक कहाँ ये है, कह रहे कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, बिल्कुल इतने बैकपैक जो है ना ये बैग हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग यानी कि बैग ये हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, सूटकेस कहाँ पर है, सूटकेस ये होगा, बिल्कुल इतने बैग के है ना सूटकेस हो जाएंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
यानी कि दोनों आपके बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके यहाँ पर शुरू हो चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अधिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जो जिस टाइप के बार बार आपके एग्जाम में सातों सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए यानी कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाला एक कमरा है। यानी कि एक कमरा है साथियों, ये है ना, एक कमरे की अगर बात करते हैं, एक कमरा है, एक तरफ की भुजा 15 है और जो चौड़ाई है वो कितनी है साथियों? वो आपकी 12 है कमरे की, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो कमरा है इसके फर्श को, यानी कि इस फर्श को पक्का करना है, कच्चा है अभी पक्का करना है, इसके लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे करके हम मान लीजिए टाइल करवाते हैं ना, तो इसमें कितना सातों खर्चा आएगा, इसमें मतलब इसकी टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 16, 15, 20 या 60? मैंने छोटा बना, हो सकता है यहाँ पर बड़ा बड़ा बने। चलिए, तो अगर ऐसा सवाल कभी भी आपसे पूछा जाए यानी कि न्यूनतम टाइल्स की संख्या सातों कितनी होगी, तो न्यूनतम टाइल्स की संख्या, इसका एक सूत्र होता है, न्यूनतम टाइल की संख्या कितनी होगी बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको सातों फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा और बटे में आपको सातों निकालना होगा एक टाइल का क्षेत्रफल। क्या? एक टाइल का क्षेत्रफल सातों यहाँ पर आपको जो है ना वो निकालना होगा। इतनी बात सातों क्लियर है। अब सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, ये जो 15 है और 12 है, इसका आप साथियों HCF निकालेंगे। जब साथियों अगर बात करें HCF क्यों निकालेंगे, तो उसी वही तो साथियों जो आपका टाइल, छोटा वाला जो टाइल निकल कर आएगा ना, वो उसकी एक भुजा होगी, समझ गए। चलिए, तो साथियों अगर इसका निकालने पर आए तो 3 एक ऐसा नंबर है साथियों जो 3, 4, 12 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा, तो मैं कहूंगा 3 इसका HCF हो जाएगा। यानी कि जो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई होगी वो 3/3 का होगा टाइल्स, तो 3/3 का टाइल्स लगेगा। तो अब साथियों फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 हो गया, और एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को आप लोग साथियों करेंगे, 3 चौक और 3 पंजे 15, यानी कि 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा वहां पर 20 टाइल्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों यानी कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो है रखा है साथियों वो मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, चाल आपको जो दे रखी है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है चाल आपकी, और दूरी की अगर बात करते हैं साथियों, दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 1950 मीटर की आपको दूरी दे रखी है। आप एक काम करिए, किलोमीटर में है साथियों चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर की अगर बात करें मीटर में बदलें तो 26 की गुणा साथियों आपको 1000 से करना पड़ेगी मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा, यानी कि 26,000 मीटर। और अगर हम बात करते हैं साथियों मिनट की, है ना, ये घंटे में है, तो इसको मिनट में साथियों ये आपका एक घंटे की जगह 60 मिनट आ गया। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 कर लें या 2 तियां 6 कर लें, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 0 0। यानी कि अगर बात करें आपकी चाल कितनी आ चुकी है, चाल साथियों आपकी आ चुकी है 1300/3 मीटर प्रति मिनट, है ना, मीटर प्रति मिनट आ चुकी, क्योंकि इसमें समय आपको मिनट में दे रखा है। तो अब साथियों क्या है, मिनट आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि समय आपसे पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है ये आप भी जानते हैं, समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी यहाँ पर कितने मीटर में दे रखी है, 1950, ठीक है। चाल की अगर बात करें तो ये चाल मीटर प्रति मिनट 300/3 दे रखा है, तो 300/3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 नीचे ना लिखकर 3 आपका ये ऊपर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समय मालूम पड़ जाएगा। देखिए इस जीरो से आपका एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अब अगर इसको 5 से कट करें, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो 5 तियां 15, 5 तीन 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर बात करें 39 तियां कितने होते हैं, 9 तियां आपका 27 हो जाएगा, और 3 तियां 9 और आपका 11 हो जाएगा, और बटे आपका 26 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए 13 दूना 26 हो गया और 13 नीम 117 हो गया। इसको और कैलकुलेट करोगे साथियों तो कैसे आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8 हो गया, बचा 1 वो यहाँ आ गया, यानी कि 4.5 मिनट का साथियों समय लगेगा। 4.5 मिनट समय कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 से 1 बटा दो आप
दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि अगर P की आयु कितनी है 5x है तो सातु Q की आयु कितनी होगी 7x होगी। कह रहे कि 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था, तो P और Q की आयु का वर्तमान आपको बताने वर्तमान इनकी आयु कितनी हो सकती है। देखिए सातु इनकी अगर बात करते हैं, दो व्यक्ति हैं P और Q, इनकी आयु का अनुपात अगर 5x मान ले, 5x है ही, और 7x मान ले 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष सातु इसमें से आप घटा दीजिए, और 8 वर्ष जब आपने घटाया तो इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया 7:13 आ गया, यानी कि 7/13 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथ उसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट, बराबर लगा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 13 की गुणा 5 से कराओगे तो सातु 13×5 65 आ जाएगा, यानी कि 65x है। 65x आपका ये हो गया। 13×8 आपका कितना होता है 104 होता है, बराबर आ जाएगा 7 की 7 से, यानी कि 7×7 49x हो जाएगा, और 7×8 आपका 56 हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ 65x है, ठीक है ना, और बराबर के उधर माइनस है, इधर बराबर के उधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 49x हो जाएगा। और साथियों अगर बात करते हैं ये माइनस का है, बराबर के उधर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। और जैसा ये है ये बराबर के इधर को ही है, तो ये इधर को ही आएगा, माइनस का ही आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 65 में से 49 जाएगा तो साथियों कितना 16x बचेगा। 16x बराबर 104 में से 56 जाएगा तो साथियों 48 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा 48/16 आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 16×3=48 आ जाएगा। कुल मिला के x बराबर सातु 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सातु क्या होगा बताइए। अब आपको क्या है सातु, वर्तमान आयु पूछ रहे थे, वर्तमान आयु उनकी ये है, यानी कि x बराबर अगर 3 है तो 5x की वैल्यू क्या होगी 5×3 यानी कि 15 वर्ष हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो 15 और 21 कहाँ पर लिखी हुई है, 15 21 यहाँ है, यहाँ है 21, यहाँ है 15 है। लेकिन हम सबसे पहले क्या, हमें सबसे पहले p की आयु पूछी जा रही, तो p की आयु 15 है और साथ ही उसके बाद 21 है, तो 15-21 वर्ष कहाँ लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि एक संख्या है 2483, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, मुझे बताइए। चलिए तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3, 4, 5 और 6 का साथियों हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम साथियों यहाँ पर निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। अब साथियों उसके बाद एलसीएम निकल कर आएगा, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। 2 से कट करेंगे 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, है ना। और साथियों ये आपका 3 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही। अब साथियों 3 से कट कीजिए 3 एकम 3, है ना। 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए 3 एकम 3। अब एक बार 5 से कट होगा तो 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना निकल कर आया साथियों 60 निकल कर आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको साथियों अगला काम क्या करना होगा, आपको साथियों 60 से भाग देनी होगी इस नंबर की, 2483 नंबर की आपको साथियों भाग देनी होगी 60 से। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 6 चौक 24 यानी कि 200, 60 चौक कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये आपका 8 बचेगा, आपका 3 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप कर सकते हैं काम, आप ये कर सकते हैं कि 60 एकम 60 हो जाएगा, ये आपका 60 आ गया, बचेगा 3, इधर कितना बचेगा 2, 23 बचा है साथियों शेषफल। तो मैं यहां पर कह सकता हूं आप इसमें से साथियों क्या, या तो आप 60 की गुणा 41 से करा लीजिए, है ना, या फिर आप इसमें से 23 को घटा दीजिए। फिर अगर दो में से कोई एक काम करेंगे तो एक हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। आप 41 की गुणा 60 से कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 6 कम 6, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। 2460 साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा। समझ गए साथियों। अच्छा यहाँ पर पूछा गया था कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर, कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर, सॉरी 24 आपका, अगर क्या यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग साथियों, या एक काम करिए 60 की गुणा 42 से आप करा लीजिए। जब आप 60 की गुणा 42 से करा लेंगे तो 42 से करा लेते साथियों 42, और ये आपका आ जाएगा 6 चौक आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब 2520 में से आपको क्या घटाना होगा, आपको 2483 घटाना होगा, फिर आपका सातु आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर सातु आपका 7 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, ये आपका सातु 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी
ये आपका 1 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ से लेंगे, 11 11 में 37 बचेगा। यानी कि अगर बात करें 2483 में 37 वो छोटी से छोटी संख्या है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 3 4 5 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 37 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैंने आपके लिए ग्रुप डी की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर ग्रुप डी के लिए कुछ पीडीएफ साथियों तैयार करवाई हैं। इन पीडीएफ को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं कहूँगा इन पीडीएफ को आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बहुत आराम से निकल जाएगा। इसमें आपको साथियों मैथ दी जाएगी, इसमें रीजनिंग दी जाएगी, इसमें साइंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।